हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 1 पाठ 11 प्रकाश का परावर्तन में स्वाध्याय वाला भाग देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने अवतल उत्तल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब देखे और उसके बाद अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, कार्तेशियन चिन्ह, दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र, आवर्धन का सूत्र पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं और उदाहरण भी हल कर लिए हैं। तो इसके बाद ये सब करने के बाद फेयर में लिखने के बाद स्वाध्याय का भाग शुरू होता है। तो आज हम इसी वीडियो में स्वाध्याय के बारे में समझेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर प्रतिबिंब के स्वरूप और आकार के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सब जब हम समतल दर्पण पढ़ रहे थे तभी समझे थे। तो क्या लिखना है ये मैं बता देती हूँ यहाँ पर। तो इसमें आप लोगों को फेयर नोटबुक में क्वेश्चन पहले लिख लेना है। लिखने के बाद यह समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, समान ऊंचाई का समान दूरी पर समान आकार वस्तु के होता है। केवल पक्षों की अदला बदली हो जाती है। तो पक्षों की अदला बदली हम देखे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजी का कुछ लेटर सीधा तो कुछ लेटर उल्टा दिखाई दे रहे थे। तो इससे पता चलता है कि पक्षों की अदला बदली हो जाती है और जिसमें सममिति अक्ष समान होता है वो सेम टू सेम देखते हैं और जिसमें सममिति अक्ष की समानता नहीं होती है तो वो उल्टा दिखाई देने लगते हैं। और अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के आधार पर वास्तविक या काल्पनिक, सीधा या उल्टा, छोटा या बड़ा वस्तु से या समान ऊंचाई का तैयार होता है। इस तरह से अवतल दर्पण में हमने देखा है कि काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, समान ऊंचाई का बनता है। उत्तल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम देखेंगे उत्तल दर्पण का एक महत्वपूर्ण जगह इसका उपयोग होता है। तो ये इसके गुण के कारण, क्योंकि उसमें सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जो दिया गया है कि अवतल दर्पण के संदर्भ में प्रकाश स्रोत के भिन्न भिन्न स्थिति बताइए। यानी किस स्थान पर हम इन प्रकाश स्रोतों को रखेंगे ताकि उस जो गुण है अवतल दर्पण का वो प्राप्त हो, जो रोशनी है, किरणें हैं, अभिसरित हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए हमने इस तरह से एक छोटी सी सारणी के रूप में बनाया है। अवतल दर्पण के संदर्भ में ये साहित्य और ये स्थान, साहित्य में हमें 3 किताब में दिया गया है। यह आ का उत्तर है। क्वेश्चन 1 का जो अ हम देख लिए, आ देख रहे हैं। 1 में ये जो पहला है टॉर्च है। टॉर्च को हम मुख्य नाभि पर रखेंगे तभी जो उसकी किरणें हैं वो अवतल दर्पण के गुणधर्म के कारण एक बिंदु पर अभिसरित होंगी। उसी तरह से प्रोजेक्ट लैंप भी कहाँ रखना होगा? वक्रता केंद्र पर। और फ्लड लाइट को कहाँ रखना होगा? वक्रता केंद्र से परे। अवतल दर्पण जब उसके अंदर उपयोग किया जाएगा तो ये 3 परिस्थितियां हैं इन तीनों साहित्य के लिए। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले का जो ई है, ई हम देखने वाले हैं। सौर उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अवतल हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य नाभि से होकर जाती हैं, ये नियम है। तो दूसरा पॉइंट में हम दे रहे हैं कि मुख्य नाभि पर रखे वस्तु को एकत्रित या अभिसरित प्रकाश किरणें से ऊष्मा मिलती है। यानी जो भी वस्तु उस उपकरण के पास रखा है तो सारे सौर किरणें एक अभिसरित, एकत्रित वहाँ एक बिंदु पर मिलती हैं जिससे अत्यधिक ऊष्मा उस वस्तु को प्राप्त होती है। इसलिए सौर उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ऐसा क्यों? तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु परावर्तन के बाद आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब भी हम उत्तल दर्पण के पास कोई वस्तु रखते हैं तो आभासी, सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण से हम वस्तु अगर दूर भी चली गई तो उसका सीधा और छोटा,
छोटा प्रतिबिंब बनता है और साथ में उस वस्तु के साथ साथ आसपास जो भी अन्य वस्तुएं हैं वो भी छोटे स्वरूप में दिखाई देती हैं। इसलिए ड्राइवर जब गाड़ी आगे चलाता है तो उस मिरर में देखता है, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली सभी वाहनें छोटे स्वरूप में दिखाई देती हैं कि कौन सी वाहन कितने दूरी पर है, जिसकी वजह से वो सावधानी से रोड पर गाड़ी चला सकता है। इसीलिए वाहनों में बाहर की ओर उत्तल दर्पण लगाया जाता है, तो ये उसका कारण है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 1 का जो है जो है अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने पर कुछ समय बाद कागज क्यों जल उठता है या जलता है। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के वही जो रीज़न हमने पहले देखा था कि सौर उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसी का पहला पॉइंट हम वापस यहाँ लिख रहे हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य नाभि से होकर जाती हैं और अर्थात एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। इसीलिए सूर्य किरणें अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर कागज के एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, जिससे अत्यधिक ऊष्मा एकत्र होने के कारण कागज कुछ देर में जल उठता है। अभी जो है गोली दर्पण टूटने के बाद मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा कौन से प्रकार का दर्पण होता है और क्यों। तो जो भी गोली दर्पण हो, अवतल या उत्तल प्रकार का गोली दर्पण जब टूटता है तो उसके प्रत्येक टुकड़ा में उसी अवतल या उत्तल का ही गुण पाया जाता है, क्योंकि उनके परावर्तन का गुण और उनकी वक्रता त्रिज्या भी टूटने के बाद वही रहती है। इसलिए अवतल का टुकड़ा अवतल ही रहता है और उत्तल दर्पण का टुकड़ा जो है उत्तल ही रहता है। तो इसे आप लोगों को लिख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सवालों पर। इस सवाल से पहले कुछ और प्रश्न जो हम किताब में समझते हैं, जिसके उत्तर आप लोग देख चुके हैं पहले ही जब पाठ पढ़ाया गया था। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन आंसर के रूप में नोटबुक में देख लिया है। अब हम क्वेश्चन 2 देख रहे हैं कि गोली दर्पण द्वारा होने वाले परावर्तन के लिए कौन सी चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका ये जो क्वेश्चन मैं पहले दी हूँ, आप लोगों ने ये लिखा है, तो वो क्वेश्चन का नंबर जो है ये आप पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन में लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन लिखो और पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर डाल दो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा मिलने वाला प्रतिबिंबों की सारणी के आधार पर उनकी किरणाकृति बनाइए। तो ये भी हम सारणी के रूप में यहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे बनाना नहीं है। आप लोगों को केवल क्वेश्चन नंबर डाल देना है। ये उत्तल का है और उसी तरह से अवतल का भी हम सारणी के रूप में 122 पेज का देख चुके हैं। तो पेज नंबर 122 का यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है वो डाल देना है, बनाना नहीं है। आप लोग पहले ही बना चुके हो। क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए उपकरणों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपकरण के नाम हैं। पेरिस्कोप में समतल दर्पण, फ्लड लाइट्स में अवतल दर्पण, दाढ़ी करने के लिए अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल क्या करता है, छोटा वस्तु अगर सामने रखा है तो उसे बड़ा करके दिखाता है और सीधा दिखाता है जब वो अवतल के नज़दीक होता है। बहुरूप दर्शक या कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है। रास्ते के बल्ब में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। मोटर गाड़ी के बल्ब में अवतल का उपयोग होता है। तो ये उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है सारे उदाहरण हैं, सवाल हैं। तो सवाल के लिए जो उपयोगी सूत्र हैं वो पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्वेश्चन 5 से पहले आपको सारे सूत्र पहले नोट कर रहे हैं। तो ये हमारे सूत्र हैं इस पाठ के लिए जो उपयोगी सूत्र हैं पाठ 11 में। तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित कार्टेशियन चिन्ह है। अब ये चिन्ह कैसे हमने पहचाना, तो आप लोगों को झट से इस बुक में को एक्स और वाई एक्स का प्रतल खींच लेना है, जो पाठ 7 में सिखाया गया है। और अवतल के लिए इस तरह से गोल हाथ से खींच लेना है, अंदाज से इधर सी इधर पी और बीच में एफ बना लेना है, आपको सिखाया गया था। अवतल में इस तरफ छायांकित कर देना है और अंदर की तरफ चमकीला हो जाता है, तो ये अवतल हो गया। और उत्तल का तैयार करना है तो फिर नीचे एक्स और वाई खींच लो और बीच से ये अवतल का यहाँ से इधर इस तरफ से सी हो जाता है और ये काटेगा तो ये पी हो गया और इसका आधा एफ हो गया। ये आपको मार्किंग कर लेना है।
और इसका छायांकित भाग पीछे की तरफ करना, आगे की तरफ चमकीला होगा। ये उत्तल हो गया। और इसे ध्यान से देखिए ताकि कार्टेशियन निर्देशांक की बहुत सारे पॉइंट याद करने की जरूरत ना हो, सिर्फ डायग्राम से आप पता लगा सकें कि कौन कौन से चिन्ह निगेटिव होते हैं और कौन से पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वस्तु खड़ा कर दिया, यहाँ इसका प्रतिबिंब अक्सर यहाँ बनता है, नीचे हमने देखा है अवतल का। उसके बाद ये जो खड़ी जो लाइन है ये ऊंचाई है h1, और ये जो है वस्तु है, तो वस्तु का ध्रुव से दूरी u है, प्रतिबिंब का दूर से दूरी v है, और ये h2 है, और ये f और p के बीच में नाभि अंतर f है। तो उत्तल के जो संकेत है u v h1 h2 f, ऐसे ही अवतल के भी संकेत है u v h1 h2 f। तो यहाँ पर u कहाँ पर है, वो u जो है दर्पण के सामने रखा है, तो ये u है, ये h1 है, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बना है इसलिए दाईं तरफ बना हुआ है, इसलिए ये h2 है, और ये v है, और ये f दिया गया है। तो ये सारी जानकारी समझा दी। अब चिन्ह समझते हैं। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो वही चिन्ह लगाना है जो हम x अक्ष y अक्ष में चिन्ह पढ़े हैं कि x के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक होता है, y के ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। तो ये चिन्ह याद रहेगा तो आसानी से हम चिन्ह बता सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं h1 जो है y के समांतर है, तो h1 जो हो गया धनात्मक। फिर u जो है बाईं ओर x के तो ऋणात्मक, v बाईं ओर x के तो ऋणात्मक, h2 y के नीचे समांतर है, नीचे अक्ष के समांतर है, इसलिए h2 ऋणात्मक, और f भी बाईं ओर है x के, इसलिए ऋणात्मक। तो ध्यान से देखें कि u में सिर्फ जो है h1 जो है वो धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये चिन्ह याद रख सकते हो, सवाल के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है h1 जो है ऊंचाई y अक्ष के समांतर है, इसलिए h1 धनात्मक है, और u जो है y x अक्ष के बाईं ओर है तो ऋणात्मक है, और h2 y अक्ष के समांतर है तो धनात्मक है, v x के दाईं ओर है धनात्मक है, f x के दाईं ओर धनात्मक है। तो इस तरह से यहाँ पर v h1 h2 f सब धनात्मक है, लेकिन u जो है एक ऋणात्मक है। तो आपको चिन्ह याद करना हो तो इस तरह से याद करिए कि उत्तल दर्पण में u को छोड़कर बाकी सब धनात्मक है, और अवतल दर्पण में h1 को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक है। तो h1 धनात्मक हो गया और यहाँ u जो है ऋणात्मक हो गया। इसके बाद सूत्र जो है वो आप लोग लिख लीजिए। दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इकाई मीटर सेंटीमीटर में होती है। आवर्धन का दो सूत्र है, m ऊंचाई के लिए h2/h1, m बराबर -v/u। दोनों को मिलाकर एक नया सूत्र बना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सवाल के लिए, h2/h1 बराबर -v/u। अब हम सवाल पर चलते हैं। ये हमारा सवाल है, पहला सवाल। 15 सेमी नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के सामने 7 सेमी ऊंची वस्तु 25 सेमी दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखने पर हमें उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार स्पष्ट करो। तो दर्पण का नाम अवतल आते ही सारे चिन्ह लिख लेना है, u v h1 h2 f, और चिन्ह h1 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, वो हमें अपने से डालना है, यहाँ सवाल में दिया नहीं रहता है। अब जैसा कि दिया है 15 से भी नाभ्यंतर, तो f हो गया 15 सेंटीमीटर, और दर्पण के 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, वस्तु हो गया h1 7 सेंटीमीटर हो गया, और 25 सेंटीमीटर दूरी u हो गया, वस्तु का दूरी हो गया, और हमें निकालना है कि पर्दा किस स्थान पर रखा होगा। तो v हमें निकालना है, और साथ में वो h2 भी निकालना है ताकि उससे ऊंचाई पता चले कि वो कितने आकार का, स्वरूप क्या है और आकार क्या है। तो सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u का मान रख दिया और f का मान रख दिया, चिन्ह के साथ हमें रखना है, और यहाँ पर हमने हल किया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमें u प्राप्त हुआ है
वी प्राप्त हुआ है। यू तो हमें दिया था 25 सेंटीमीटर। पर्दा कितनी दूरी पर होगा, तो वी का उत्तर है -37.5। तो उत्तर लिखते समय वी का हम प्लस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस का रीज़न देंगे, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो एक्स अक्ष के बाईं ओर आई है, इसलिए ऋणात्मक आया। तो वी का उत्तर आ गया 37.5 सेंटीमीटर पहला। फिर उसके बाद दूसरा सूत्र लगाते हैं H2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो H2 बटे H1 बराबर -V बटे यू हमने मान रखा, सो कैंसिल किया, तो H2 आ गया -10.5 सेंटीमीटर। माइनस का रीज़न देना है, क्योंकि ये उल्टा है वास्तविक, और उल्टा है वास्तविक इसलिए आया क्योंकि ऋणात्मक आया है, और उल्टा है ऋण चिन्ह के, इसलिए उसका आकार जो है माइनस में उत्तर आया है। अब उसका ऊंचाई हम लिखेंगे, आकार 10.5 सेंटीमीटर है, माइनस चिन्ह हटा देंगे। नेक्स्ट सवाल, 18 सेमी नाभ्यंतर वाले दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से ऊंचाई से आधी ऊंचाई का प्राप्त होता है, तो वस्तु दर्पण उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। तो उत्तल दर्पण है यू, वी, H1 H2 F लिख दिया। यू निगेटिव है, बाकी सब धनात्मक है। आवर्धन सूत्र पहले लगाते हैं, और इसमें खास बात ये दिया है कि जो है वो यहाँ पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई से आधी है। तो वस्तु को अगर हमने 1 सेंटीमीटर ऊंचाई मान लिया, तो H2 क्या है, x/2 होगा, और नाभ्यंतर में 18 सेंटीमीटर दिया है। बाकी हमें निकालने के लिए बोला गया है यू, और यू हमें निकालना है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, उत्तल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। तो H2 बटे H1 बराबर -V बटे यू, x/2 बटे x माइनस वी बटे यू कट जाएगा 1/2, तो u बराबर -2v आया। फिर दर्पण सूत्र लिया हमने, दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। उसमें हमने मान रखा, यहाँ भी मान रखे, उसको हल किया गया है, तो v का मान आया +9। फिर इसको हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 जो हमें u प्राप्त करना है, u और v में संबंध दिया गया है, तो v आते ही हमने u में मान रख दिया। तो इस तरह से u आ गया -18 सेंटीमीटर। ये चूँकि x अक्ष के बाईं ओर स्थित है इसलिए निगेटिव आया, तो असल में उत्तर हम पॉजिटिव लिखेंगे, ऋण हटा देंगे कारण देते हुए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, 10 सेमी लंबी लकड़ी 10 सेमी नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर रखिए, तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ अवतल दिया गया है, तो यू, वी, H1 H2 F दिया है, तो H1 पॉजिटिव होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। और हमें क्या क्या दिया है, यू -20 सेंटीमीटर, यू जो हमें दिया गया 20 सेंटीमीटर, और जो 10 सेमी है H1 दिया गया है, 10 सेमी नाभ्यंतर दिया गया है, लंबाई लकड़ी की दी गई, इसलिए वो वस्तु की ऊंचाई हो गई। हमें H2 निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो सब पहले F और U देने से हम V निकालेंगे, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र लिख लिया, मान रख लिया, तो V आ गया -20। और चूँकि अवतल है, V जो हमारा है वो x अक्ष के बाईं ओर है, इसलिए माइनस में आया। चूँकि ये पूछा नहीं गया, हमें ऊंचाई पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम आवर्धन सूत्र लगाएंगे। H2 बटे H1 -V बटे U, H2 बटे 10 मान रख दिया। H2 का मान आ गया -10 सेंटीमीटर। चूँकि जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा होने के कारण ऋणात्मक आया है, तो इसलिए ऋण हटा के रीज़न हमने दे दिया, तो अब ऋण हटा के उत्तर लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये तीनों सवाल यहाँ बता दिए गए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो किताब का वो देखते हैं, क्वेश्चन 6 का आंसर। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही गोले से 3 दर्पण तैयार किए गए हैं, तो उनके ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष में से क्या समान होगा और क्या नहीं, कारण सहित इस पर लिखो। तो जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त में 3 दर्पण लगाए गए हैं, 3 दर्पण लगाए हैं, तो यहाँ से अगर ये तीनों एक वृत्त होने से इनका एक केंद्र है, तो यानी वक्रता केंद्र, और जो मैं त्रिज्या खींच रही हूँ, तो त्रिज्या एक ही वृत्त की तीनों त्रिज्या समान होती है, तो वक्रता त्रिज्या भी समान है, ये तीनों समान है। और क्या असमान होगा, इनका जो मुख्य अक्ष है, एक मुख्य अक्ष ऐसे जाएगा तो ये P इधर है, एक मुख्य अक्ष ऐसे जाएगा, ये P इधर है,
ये मुख्य अक्षर इधर है, इधर तो मुख्य अक्ष और ध्रुव, ध्रुव जिसको हम पी से दर्शाते हैं, मुख्य अक्ष और जो ध्रुव है वो असमान होंगे। तो ये इसका कारण मैंने दे दिया, अभी आप लोगों को लिख के चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज़ जो मैं अभी बोली, ये सब यहाँ लिखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। इस तरह से हमारा ये पार्ट पूरा हुआ।